कि दोनों महाशक्तियों के बीच तनातनी से दुनिया में खौफ का माहौल है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे रूस के 2 टैंकर को पकड़ लिया। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और नौसैनिक जहाज भेजे, लेकिन वे इसे बचाने में सफल नहीं हुए। यानी अमेरिका और रूसी सेना कैरेबियन सी में ही भिड़ जाती है। अमेरिका ने तेल टैंकर की जब्ती पर बयान जारी कर कहा कि हम सभी प्रतिबंधों को लागू करेंगे, जरूरी हुआ तो क्रू को अमेरिका लाएंगे। आगे सुनिए। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। कुछ लोग ट्रंप के इस कदम को क्यूबा संकट का जवाब बता रहे हैं। ट्रंप 1962 की तरह रूस को वही डर दिखाना चाहते हैं जो सोवियत संघ ने 1962 में अमेरिका को दिखाया था। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर होना पड़ा है। साल 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी, जिसे अमेरिका ने खतरा बताया था, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के तट से केवल 90 मील दूर था। क्यूबा को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। दबाव के बाद सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव और कैनेडी से बातचीत की। सोवियत संघ शर्तों के साथ क्यूबा से मिसाइलें हटाने को तैयार हुआ। आगे सुनिए जानकारी। आज एक बार फिर वही हालात है दर्शकों। अमेरिका ने रूस के जहाज पर कब्जा कर लिया है। दोनों के राजनयिक संबंध सीमित हैं और सैन्य तनाव उच्चतम स्तर पर है। हालांकि दोनों सीधे युद्ध से बचना चाह रहे हैं, लेकिन पीछे से टकराव जारी, जिसका असर यूक्रेन, नाटो, चीन, मिडिल ईस्ट सब जगह दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब तीसरा वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा? और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे विशेष। और देखिए, इसी खास चर्चा पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत करना चाहूंगी इस खास मुद्दे पर, और आपसे सीधे सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि क्या ये सर कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वार बहाना है? अब रूस पर कब्जा अमेरिका करना चाहता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये है तो कन्फ्रंटेशन, और ये नॉर्मल कन्फ्रंटेशन नहीं है। मतलब ये कि जो जहाज पकड़ा है उसका पीछा ब्रिटेन लंबे समय से कर रहा था, करीब करीब 1 महीने से। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी और उनका एक वारशिप भी, और अमेरिका भी। और ये इस जहाज को पकड़ा गया अटलांटिक से जी। ये जहाज का पहले नाम था बेला 1। अब उसके बाद में इसका नाम उन्होंने कर दिया मैरी रेरा। कुल मिला के बात यह है कि इस जहाज में तेल नहीं था। इस जहाज के ऊपर ही इतना क्यों इंटरेस्ट था अमेरिका को और ब्रिटेन को? कारण ये है कि वो ये सस्पेक्ट कर रहे थे कि इस जहाज के हल में वेपन्स छुपा के रखे गए हैं, और ये वेपन्स या तो ईरान के लिए है या वेनेजुला के लिए है, और ये उसी एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहा था। अब जब उन्होंने इसको सीज किया, तो सीज करने के बाद रशिया का एकदम तुरंत जवाब आया। पहली बात तो ये कि रशिया की जो सबमरीन थी और जो रशिया के वारशिप थे, उन्होंने भी रश किया। वो इसको रोकना चाहते थे, रोक नहीं पाए डिस्टेंस की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन रशिया के ये सबमरीन और वारशिप वहां पर तैनात थे। लेकिन रशिया ने ये कहा कि ये जो है ये इंटरनेशनल मैरीन लॉ का उल्लंघन है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ये जहाज जहां से पकड़ा गया है वो किसी देश के टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आता, वो किसी देश के EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता। ये इंटरनेशनल वाटर्स है, वहां से इसका पकड़ना एक इंटरनेशनल मैरीन लॉ के खिलाफ है। तो रशिया ने इसका कड़ा विरोध किया है। अब स्थिति यह है कि रशिया और अमेरिका का कन्फ्रंटेशन तो उसी रोज से चल रहा है जिस रोज से उसने फरवरी 2022 में अटैक किया था, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाए थे यूक्रेन में। उसके साथ ही G7 कंट्रीज ने और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के वारशिप, रशिया के शिप के ऊपर, टैंकर्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। जब रशिया के टैंकर्स पे सैंक्शन लगा दिए गए तो फिर रशिया ने वो जो पुराने टाइम सोवियत यूनियन के पुराने जहाज थे, टैंकर्स थे,
जो पुराने टैंकर्स है उनकी उम्र एवरेज होती है करीब 18 साल। जो नॉर्मल कॉमर्शियल टैंकर्स होती है उनकी एवरेज उम्र होती है करीब 10 साल। तो वो 18 साल पुराने टैंकर जो है वो उसने निकाले, और उनपे भी करीब 100 के ऊपर अमेरिका ने और ये वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिए। लेकिन आज की तारीख में करीब 500 अप्रोक्सीमेटली वो ऑपरेट कर रहे जी। हैं, जिसके थ्रू रशिया अपने ऑयल को, न केवल रशिया बल्कि रशिया, वेनेजुला और ईरान अपने ऑयल को एशियन कंट्रीज में, उसमें इंडिया और चाइना भी शामिल है, उनको पहुंचाते हैं। अब चूंकि इसको अमेरिका ने पकड़ा है, ब्रिटेन की मदद से पकड़ा है, लिहाजा अब ये एक पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन हो गया है डायरेक्टली विद अमेरिका। अभी तक कन्फ्रंटेशन इनडायरेक्ट तो चल रहे हैं, लेकिन क्यूबा जैसा, आपने बिल्कुल सही बताया, 1962 में जो वो क्यूबा वाली सिचुएशन थी कि रशिया ने अपनी मिसाइल क्यूबा में अमेरिका की तरफ तैनात कर दी थी, और बिल्कुल ऐसा लगा था कि दुनिया विल कम ऑन द ब्रिंक। लेकिन वो बाद में आपस में निक्सन उनके साथ बात करके दोनों प्रेसिडेंट ने उसको सॉल्व कर लिया कि इस वक्त ये वाकई एक बहुत ही फ्रेजाइल पॉइंट है जिसके ऊपर दो सुपर पावर टकरा सकती हैं। अच्छा, दो सुपर पावर टकरा सकती हैं ये तो एक बात है, लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो 1962 में नहीं थी। ये तो केवल रशिया और अमेरिका में है। क्यों साहब, क्या अमेरिका और चाइना में नहीं है? क्या चाइना, जापान और साउथ कोरिया में नहीं है? क्या ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नहीं है? क्या ये सूडान में नहीं है? यानी कि दुनिया के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट सुपर पावर एक दूसरे के साथ युद्ध में अटके हुए हैं। यानी chances of going for a third war are far more than they were in 1962। क्योंकि आज की तारीख में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में एक बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। इसी को तो वर्ल्ड वार कहते हैं, और वर्ल्ड वार का कोई मुहूर्त थोड़ी निकलता है। वर्ल्ड वार तो ऐसे ही होता है। मैं तो कहता हूँ मिनी वर्ल्ड वार तो ऑलरेडी चल रहा है, और अगर ये फ्लेयर अप हो गया इशू, तो दिस इशू इज सफिशिएंट टू मेक ए फुल फ्लैज वर्ल्ड वार। ठीक है, और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इस लाइव डिबेट में। बताइए सर, क्या अब लगता है कि रूस जो है, इस जब अमेरिका ने ऐसा बर्ताव किया रूस के साथ, तो आगे आने वाले समय में रूस क्या करेगा? सैन्य कार्रवाई कर सकता है या फिर साइबर अटैक? क्योंकि ये चर्चाएं आमतौर पर अभी बताई जा रही है, रशिया के द्वारा ये जवाबी कार्रवाई हो सकती है। क्या लगता है आपको? त्यागी सर को और सभी हमारे दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यद्यपि कि आज का समय जो है बहुत ही अनिश्चित होता जा रहा है, और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल। और जैसा कि आप दिखा रहे हैं 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो दौर, जाहिर है कि वर्तमान समय में भी अगर विश्व की जो महाशक्तियां अगर इसी तरीके का व्यवहार करती रही और एक दूसरे को टारगेट करने का जो कार्य अगर उन्होंने इसी तरीके से किया, तो फिर जाहिर है कि ये किसी तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को हम इनकार नहीं कर सकते ऐसी स्थितियों में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और अभी जब हम 2025 में रह रहे हैं, तो दोनों में अंतर यह है कि उस समय सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, और लेकिन आज सभी महाशक्तियों के पास न सिर्फ वो वेपन्स मौजूद है बल्कि उसके डिलीवरी का सिस्टम, स्ट्राइड का जो सिस्टम है वो मौजूद है, और दुनिया को मल्टीपल टाइम्स तबाह बर्बाद करने के लिए परमाणु हथियारों का जखीरा बड़ी मात्रा में मौजूद है। तो ऐसे में जो ये शक्तियां हैं वो जरूर एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी, और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे कोई कदम वो नहीं उठाएंगी कि जिसमें उनका भी विनाश सुनिश्चित हो। तो ये अवश्य मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन ये जो ऑयल का जो टैंकर, जो रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर था, उसको जिस तरीके से अमेरिका ने सीज किया है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो 19वीं सदी के समय की जो इंपीरियलिस्टिक जो एक माइंडसेट जो कभी रहा करता था, वो उस तरीके की माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। ये 21वीं सदी का तो की सोच तो दिखाई नहीं देती कि इस तरीके के राष्ट्र के राष्ट्रपति को ही उठा ले जाना, बिल्कुल, उसके पूरे ऑयल के संसाधनों पर कब्जा कर लेना और कोई उससे व्यापार भी ना कर पाए,
अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसके ऑयल के टैंकर को भी सीज कर लेना, चाहे वो दुनिया की कोई भी शक्ति क्यों ना हो। तो अगर इस तरीके के जो कदम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उठाएगा तो जाहिर है कि वो कन्फ्रंटेशन मोड़ ले रहा है। और ये जो पूरी स्थितियां हैं वो बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, जो एक बड़े से बड़े जो तनावों का कारण बन सकती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्थितियां हैं पूरे विश्व के लिए को महाविभीषिका में झोंक सकती हैं। पहले से ही आप देख रहे हैं कि 2 युद्ध चल रहे हैं और एक किसी अगले युद्ध का जो खतरा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, एक बार मैं टीपी त्यागी जी के पास लौटना चाहूंगी। सर ये बताइए कि देखिए अमेरिका अब तक छोटे देशों को टारगेट कर रहा था, अब रशिया पर डायरेक्ट अटैक है ये, तो क्या अमेरिका ये पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा है कि अगर यहां पर कोई भी देश आड़े आने की कोशिश करेगा तो हम इसका विनाशकारी यहां अंजाम देंगे? लेकिन अब रशिया भी कोई छोटा मोटा देश नहीं है सर, शक्तिशाली देश में आता है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने ये युद्ध खुद छेड़ा है और अब दिक्कत होगी? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप एक कंपैरिजन कीजिए, रशिया में कितने लोग हैं? 15 करोड़। हाँ। नेटो में कितने लोग हैं? 65 करोड़। और अमेरिका में कितने लोग हैं? 35 करोड़। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के 65 करोड़ लोग अमेरिका के 35 करोड़ लोगों से मदद मांगते हैं रशिया के कुल 15 करोड़ लोगों से बचने के लिए। तो एक बात साफ दिखाई देती है कि अमेरिका हो या नेटो कंट्रीज हो, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज हो, ये दोनों डरते हैं। अगर ना डर रहे होते तो केवल 15 करोड़ लोगों से इतना इनको करने की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल। अब अमेरिका ने पंगा लिया। पहला पंगा क्या लिया? पहला पंगा ये लिया कि उसने वेनेजुला में जो अटैक किया वो सपोर्ट का वादा कर रखा था। चाइना ने भी और रशिया ने भी, दोनों ने कर रखा था। वो तो शुरू के आधा घंटे में ऑपरेशन जो होना था हो गया, लेकिन ये दोनों देश अब बौखला गए। पहली बात तो ये। और अब उसके बाद उसने जो रशिया के उसको टैंकर को, घोस्ट टैंकर, इसे घोस्ट टैंकर कहते हैं, इस घोस्ट टैंकर पे वो कब्जा किया है, वो किसी देश के टेरिटोरियल वाटर में से नहीं किया है, ये इंटरनेशनल वाटर में से किया है। यानी कि लीगली अमेरिका इज नॉट राइट। हालांकि अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी रूबियो कहते हैं कि साहब हम पहले अदालत में जाते हैं, अदालत से हम कन्विक्ट ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम किसी भी शिप को या बोट को सीज करते हैं। इसके लिए कहाँ लिया गया? यानी कि अगर अब इसका और डिटेल में जाया जाएगा तो पता लगेगा कि ये बेसिकली सीधे सीधे रशिया को अमेरिका की ताकत दिखाने का है। और क्यों? क्योंकि अब जब से वेनेजुला में ट्रंप को सक्सेस मिली है तब से वो आपे से बाहर हो गए हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी किस्म के ऑर्डर दे रहे हैं कि वेनेजुला तेल बेचेगा, हम आहिस्ता आहिस्ता सैंक्शन ढीली करेंगे, लेकिन वो तेल जो है वो हमें बेचेगा, पैसा हमें आएगा, हम आने के बाद डिसाइड करेंगे इसमें से कितना परसेंटेज वेनेजुला को देना है। ये कमाल हो गया। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर एक कंट्री ऐसी हो गई सुपर पावर जिसके जो जी में आए जहां जी में आए कह दे। हिंदुस्तान के साथ भी इनका बर्ताव ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक रास्ता है बस बचा हुआ, और वो रास्ता ये है कि अब हिंदुस्तान लीड ले और हिंदुस्तान के साथ जनरल असेंबली की सारी जितनी कंट्रीज है वो यकीनन साथ देंगी। और इशू ये रहे कि देखिए साहब, एक ये जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस का चार्टर लिखा गया था तो उसमें क्लॉज नंबर 109 में ये लिख दिया गया था कि सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि विद और विदाउट परमानेंट वीटो पावर्स, इसकी समीक्षा की जा सकती है अगर 2/3 जनरल असेंबली की कंट्री आवाज उठाए तो ये पॉसिबल है, इट इज कवर्ड। और ये आवाज किसने उठाई थी? इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार, जिन्होंने 1945 में दस्तखत करने से पहले ये कंडीशन 109 लगवा दी थी। तो आज की तारीख में भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। इंडिया शुड टेक द लीड, हमारा तो ये कहना।
ठीक है, एक बार मैं संजीव जी के पास लौटना चाहूंगा। देखिए, टीपी त्यागी जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि एक बार इंडिया को लीड लेना पड़ेगा सर, लेकिन क्या आपको लगता है संजीव जी कि अगर इंडिया लीड लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो अगर रशिया को चैलेंज कर दिया अमेरिका ने, तो अब टैरिफ बढ़ाने की बात कर दी, ये भी कह दिया प्रधानमंत्री मोदी को हमें खुश करना पड़ेगा, आपने बयानबाजी देखी होगी ट्रंप की, तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप अभी थोड़े अस्थिर दिखाई दे रहे हैं? मतलब क्या करना है, पहले किस देश पर अटैक करना है, उसके बाद दूसरा नंबर किसको टारगेट करना है, कुछ पता ही नहीं है, अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है और वो बिल्कुल अपने जो टेक्टिकल गेन्स के लिए अधिक से अधिक डॉलर्स का, अगर मैं कहूं, मुनाफा उठाने की जो उनकी प्रवृत्ति है, और उस प्रक्रिया में वो जाहिर है कि वो कहीं भी पहुंच जा रहे हैं और कोई भी कदम उठा ले रहे हैं। तो ये जो पूरी राष्ट्रपति ट्रंप की जो सोच है, वो इंपीरियलिस्टिक सोच है, वो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। हाँ। अभी उन्हें अब ग्रीनलैंड भी चाहिए, ग्रीनलैंड को वो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का पार्ट बनना चाहिए, बिल्कुल, और उसको भी हम उसके लिए भी कोई बड़े से बड़ा कदम उठा लेंगे, कुछ 20 दिनों का समय इत्यादि कुछ दे रखा है। लेकिन वही जो ग्रीनलैंड का जो जिसकी टेरिटरी है डेनमार्क नामक राष्ट्र की, जो यूरोप का और नेटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, वो ये कह रहा है कि ऐसा करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाएंगे तो फिर उसका परिणाम ये होगा कि नेटो टूट जाएगा। ट्रांस अटलांटिक जो ये ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरीके के कदमों से वो जाहिर है कि कोलैप्स हो सकता है। और इस तरीके का अगर कदम राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया, तो अल्टीमेटली जिसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही भुगतेगा। ये 3 वर्षों का इनका जो कार्यकाल अभी भी बचा हुआ है, लेकिन इनके कार्यकाल के बाद ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना डैमेज कर चुका होगा कि आने वाले राष्ट्रपतियों को कई दशक लग सकते हैं फिर से उसको रीस्टैब्लिश करने में। तो ये जो पूरी स्थिति डोनाल्ड ट्रंप जो क्रिएट कर रहे हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल, और अब आर्थिक आक्रामकता तो हम देख ही रहे थे। आर्थिक आक्रामकता में तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ा, भारत जैसे क्लोज पार्टनर को नहीं छोड़ा, एलाइज को नहीं छोड़ा, और अब सामरिक आक्रामकता दिखा रहे हैं। और ये बाद में कहेंगे कि चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, ताइवान इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी शिप नहीं जाने दे रहा है। यही अमेरिका आरोप लगाता है चाइना के ऊपर कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में हमारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की एक्सरसाइज ये करते हैं, वहां पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजते हैं। अब किस आधार पर रोकेंगे? यदि चाइना कल को कह दे कि ये 35 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि वो कहता ही है कि वो मेरा क्षेत्र है, तो उसमें आप क्या तर्क देंगे उसको? फिर तो वही होगा कि गोलियां चलेंगी फिर, और फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरीके की जो माइट इज राइट की जो की सोच है, ये दुनिया को बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। और अमेरिका जैसे राष्ट्र से तो ये बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी कि अमेरिका इस तरीके का कदम उठाएगा, इस तरीके की सोच रखेगा। एक ऐसा राष्ट्र जो कि अपने आप को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है, और ये भी कहता है कि हम डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के डिफेंडर्स हैं, और ये हम दुनिया के कस्टोडियंस हैं कि दुनिया में अगर कोई लोकतंत्र पे खतरा पैदा करेगा, कोई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोकेगा, तो हम उसको नहीं ऐसा करने देंगे। और अब आप खुद ही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रोक रहे हैं। वो इंटरनेशनल वाटर से आपने जो शिप कैप्चर कर ली है, सीज कर ली है, क्या रशिया चुप बैठेगा? रशिया जाहिर है कि एक महाशक्ति है, और रशिया इस तरीके के सिचुएशन पे अपना जो कड़ा से कड़ा विरोध उठाए दर्ज कराएगा। और इस तरीके के अगर स्थितियां बनती रहीं तो कोई बड़े कन्फ्रंटेशन से भी इनकार नहीं कर सकते। और देखिए, एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये दुनिया परमाणु हथियारों के जखीरों पर बैठी है। जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स ने एक दूसरे को डायरेक्टली शूट करना शुरू कर दिया, वही उसी दिन जो है, आप डेट नोट कर सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये उसी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि कि न्यूक्लियर कंडीशन अवश्य है, लेकिन इस तरीके के जो डेंजरस ट्रेंड्स दुनिया को महाविनाश की तरफ ले जा सकते हैं, ऐसी संभावनाओं को हम रूल आउट नहीं कर सकते। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक बार मैं टीपी त्यागी जी के पास लौटूंगी। सर, ये बताइए, संजीव जी ने कहा कि एक्सपेक्टेशन नहीं थे अमेरिका की इस तरीके से बर्ताव करेगा, तो क्या अब पूरी दुनिया जो है वो चाइना से भी कुछ एक्सपेक्ट ना करे कि चाइना भी अब अमेरिका को जवाब देने के लिए अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी अपना सकता है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुपर पावर चाइना भी अब क्या कर सकता है? देखिए, सुपर पावर चाइना ने ये करना शुरू कर दिया है। हाँ। आप याद कीजिए 2024 में जो रशिया में कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, उसमें रशिया चाइना
तो मिल ही गए थे। उन्होंने इंडिया को भी अपने साथ लाने के लिए चाइना से कहा कि आप इंडिया के साथ एलएसी पे ट्रेपसांग और डेमचौक के साथ जो मुद्दा अटका हुआ है उसे सोल्व करो। 24 घंटे पहले उसे डाइल्यूट कर दिया गया। उसके बाद फिर लास्ट ईयर जो एससीओ की मीटिंग हुई चाइना में, जिसमें पुतिन भी थे, मोदी भी थे, शी जिनपिंग भी थे, इन्होंने हाथ मिलाए। यानी कि चाइना ने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत तो कर दी, और वो इसलिए की गई थी खासतौर पे ब्रिक्स में, ताकि डॉलर की दादागिरी को कम कर दिया जाए। अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो वेनेजुला के लिए नहीं, वो इसलिए कर रहा है कि वेनेजुला का तेल जो चाइना खरीदता है वो डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में खरीदता है। डॉलर की वैल्यू कम होती जा रही है दुनिया में, तो उस डॉलर की वैल्यू को बचाने के लिए असलियत में ये वेनेजुला के ऊपर जो उसके तेल के ऊपर अटैक किया गया वो इसलिए किया गया। और आज मैं एक बात बताता हूँ, जो जितने ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं, हर एक की कोई ना कोई एचलीज ईल होती है। एचलीज ईल का मतलब वीक पॉइंट। अब ये जो अमेरिका है, इसके 800 मिलिट्री बेसिस है ऑल ओवर द ग्लोब, किसी और दूसरी कंट्री का नहीं है। इसके 800 मिलिट्री बेसिस है। इस कमजोर नस को ईरान ने पहचान लिया है। ईरान ने कहा कि तुम मेरे पे हमला करके देखो, मैं मिडिल ईस्ट में जो तुम्हारे 28 से 30 मिलिट्री बेसिस है सबके ऊपर अटैक करूंगा। अब मान लीजिए कि जब सारी दुनिया इनसे तंग आ जाए कि ये दादागिरी कर रहे हैं, इनकी मोनोपोली नहीं चलेगी, और सारे देश ये डिसाइड कर लें कि हम जो तकलीफ दे सकते हैं वो इस अमेरिका को दो, तो फिर क्या होगा? वो 800 मिलिट्री बेसिस के ऊपर इनके एयरक्राफ्ट भी हैं, उनके कॉम्बैट वेपन्स भी हैं, इनके ट्रूप्स भी हैं, उन सब का नुकसान होगा। और अमेरिका एक ऐसा कंट्री है कि अगर एक भी अमेरिकन डेड बॉडी, जिसे वो बॉडी बैग्स कहते हैं, अगर वहां पे वॉशिंगटन में पहुंचती है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो इनका रास्ता है, ऐसा नहीं है क्या, टिट फॉर टैट, यानी कि लोहे को लोहा ही काटता है। इफ ही कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ वर्क, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो और कंट्रीज हैं वो इस तरह का एक्शन ले सकती हैं। और हिंदुस्तान को मामूली समझना, अभी तो उनका एक ग्राहम करके एक सेनेटर है, उसने कहा साहब हिंदुस्तान के ऊपर 500% टैरिफ लगाया गया। मैं कहता हूँ 1000% लगा लो। हाँ। हमने तो अपने रास्ते निकाल लिए, हमने अपने अल्टरनेटिव निकाल लिए। ना निकाले होते तो ऐसा कैसे होता कि उसकी 50% टैरिफ लगाने के बाद भी हमारा जो जीडीपी है वो 8.2% के रेट से बढ़ रहा है, और इट इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया को मामूली समझते हैं। 144 करोड़, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। अरे हमारे यहाँ अगर ये सारे लोग हमारे हिंदुस्तान के एक देश हित में एक लाइन में आ जाए, वही तो फर्क होता है लोहे में और चुंबक में। यानी कि अगर सारे मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में हो तो लोहा चुंबक बन जाता है। हमारे यहाँ जो हाफ फ्रंट की प्रॉब्लम है, ये हमारे यहाँ ही नहीं, ये वेनेजुला में भी थी। अगर वेनेजुला में हाफ फ्रंट, यानी कि वो फ्रंट जो अपने लोगों के ही अगेंस्ट है या हॉस्टाइल है, उसे हाफ फ्रंट कहते हैं। ठीक हमारे है भी चीफ ऑफ द जी त्यागी जी, आपने जो बात कही उसी पर मैं संजीव जी से एक सवाल करना चाहूंगी। संजीव जी, क्या आपको भी लगता है जीडीपी को लेकर जो बात कही टेपी त्यागी जी ने, कितनी वास्तविकता उसमें? जी देखिए, मैं आप सवाल अपना फिर से एक बार दोहराएं। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि टीपी त्यागी जी ने जो कहा, जीडीपी को लेकर बात कही भारत के बारे में कि हल्के में लेना जरूरी ना करे, अमेरिका जो है जो भारत को समझ रहा है वो पुराना भारत अब नहीं है, तो क्या आपको भी लगता है इस वास्तविकता का कितना ज्यादा असर अमेरिका को चुकाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल त्यागी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो भारत का जो उत्थान और विकास कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। और ये जो भारत का जो जीडीपी का जो राइज है, जो भारत की इकोनॉमी अब नंबर 3 की तरफ बहुत जल्द होगी, जल्द हम वहां तक पहुंचेंगे। और ये जो भारत है वो विकसित भारत बनने की तरफ भी बढ़ रहा है। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को हम लगातार विकसित कर रहे हैं, आज की जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत